हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बिलियन एजुकेशन। तो हमने चालू किया था टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम फाइलेरियास तक हम रुके थे। तो हम अभी अगली डिजीज चालू करते। अगली डिजीज है टाइफॉइड। ठीक है, देखो, टाइफॉइड का पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी। ओके, तो पहली बात हमें टाइफॉइड के पैथोजन के बारे में पता चल गया। ये साल्मोनेला टाइफी क्या है? एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो दोस्तों देखो, साइंटिस्ट ने कुछ इसके बॉडी पार्ट्स पे एंटीजन ढूंढ निकाले थे। उस एंटीजन के हिसाब से हम लोगों ने उसके वैक्सीन या कोई डिजीज या फिर कोई ट्रीटमेंट वगैरह प्लान किए थे। तो एंटीजन्स क्या क्या है? एक एंटीजन फ्लैजेला के ऊपर रहता है, उसको एच एंटीजन बोलते हैं। ओके, एक एंटीजन सोमैटिक मतलब बॉडी के ऊपर पाया जाता है, उसको ओ एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा एंटीजन के एंटीजन जो इसके कैप्सूल के ऊपर रहता है। ठीक है, ये तीन एंटीजन पता चल गया अपन को। एच एंटीजेंस। ये इन्फेक्ट कहाँ करता है? ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। ओके, देखो, अभी साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके? हाई फीवर अराउंड 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है, हेडेक। ठीक है, पेट में दुखना मतलब पेन इन स्टमक, या क्रैम्प भी आते हैं। ओके, और क्या है? व्हाइट कोट ऑन टंग, मतलब जीभ के ऊपर व्हाइट 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 रहना। ठीक है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? देखो, ये फिको ओरल रूट से चला जाता है। ठीक है, अभी होता क्या है, पर अपने घर में कॉकरोचेस रहते हैं, फ्लाइज होते हैं। वो फिशेस पे, जो इन्फेक्टेड फिशेस रहते हैं उसके ऊपर बैठते हैं और बाद में खाने में वगैरह बैठ जाते हैं। तो उसके द्वारा बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसको और ट्रांसमिट करने के लिए और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन काम करता है? कुछ वेक्टर्स, जैसे हाउस फ्लाई, कॉकरोच। ठीक है, इन्फेक्शन रूट पता चलो। ओके, अभी इसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक है, क्लोरोमाइसेटिन। ओके, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में।
और प्रिवेंशन के लिए कुछ वैक्सीन है, दो टाइप्स के वैक्सीन है, एक ओरल होती है और एक है इंजेक्टेबल। ओरली जो 2 बार ली जाती है, तो TY21A, कंफर्म करता हूँ, TY21A वैक्सीन, ठीक है। और दूसरा है पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, जो इंजेक्टेबल है, यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉलीसेकेराइड बेस रहती है। पॉलीसेकेराइड बेस मीन्स उसके जो कवरिंग, ओके, सेल वॉल की कवरिंग या फिर कैप्सूल की कवरिंग, उसके ऊपर से वो डिराइव की जाती है वैक्सीन, जो पॉलीसेकेराइड से बना रहता है, इसलिए ये कैसे दी जाती है, इंजेक्टेबल। ओके। और बाकी आपको प्रिवेंशन में और लिखना है तो हाइजीन वगैरह, वॉशिंग हैंड्स एंड कवरिंग फूड, प्रिवेंटिंग फ्लाई सिटिंग ऑन फूड, ये सब आप लिख सकते। ठीक है। तो ये हो गया टाइफाइड के बारे में। हम आगे डिजीज के ऊपर चले जाते हैं। ओके। अगला डिजीज है निमोनिया। निमोनिया एक्चुअली रहता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स या इन्फेक्शन ऑफ लंग्स एंड एल्वेलाई। देखो दोस्तों, इसको इसके पैथोजन बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर इसकी रीजंस बोल सकते हैं, इन शॉर्ट बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखते हैं पैथोजन्स क्या है। कोई बैक्टीरियास हो सकते हैं, ओके, कोई वायरस हो सकते हैं, या फिर ये फंगस हो सकता है, या कोई फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। अगर फिजिकल इंजरी से अगर आपके लंग्स डैमेज हो गए, ठीक है, तो भी निमोनिया वाले सिम्टम्स बताएंगे। या फिर केमिकल बर्न्स, कुछ केमिकल बहुत कोरोसिव होते हैं, ठीक है, आप अगर इनहेल कर दोगे, आपको आपके अंदर एल्वोला या ब्रैक्यूल जो थिन एपिलरी लाइनिंग रहती है, वो भी उसको डैमेज कर सकते हैं, शायद परमानेंट भी। जैसे अमोनिया हो गया, एसिड फ्यूम्स हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है। तो बैक्टीरिया में कौन से, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। वायरस में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एडिनो वायरस हो सकता है, या इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है। ठीक है। फंगस में भी हो सकते हैं, जैसे एस्परजिलस है, ठीक है, इधर ही लिख दिया है, एस्परजिलस। ये सब उसके एजेंट्स है, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे शायद ट्रीटमेंट होगी, नहीं, पहले डायग्नोसिस। ठीक है।
डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? देखो दोस्तों, अभी जब स्प्यूटम रहता है, जब हम थूकते, ठीक है, तो कुछ एजेंट्स रहते हैं, इसके स्पोर्स हो सकते हैं फंगस के, या फिर बैक्टीरिया के स्पोर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो भी उसके साथ बाहर चले जाएंगे, उनको स्प्रेड होना है, ठीक है। तो टेस्ट किसकी होगी? स्प्यूटम टेस्ट की। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। ओके, गॉट इट। ओके, अभी इसका स्प्रेड कैसे होगा? जब आदमी छींकता है या खांसता है तो कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, ओके, वो एरोसोल बन जाते हैं, तो रूम में स्प्रेड होते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल आदमी उसको इनहेल कर देगा तो उसके लंग्स में चले जाएंगे। तो स्प्रेड मीन्स ड्रॉपलेट्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या किसी ने छींक लिया, खांस लिया और आपको हैंडशेक किया, और आपने उसको हैंडशेक करने के बाद आपके नाक पे हाथ लगाया, तब, ठीक है, ये सारी चीज। या फिर एरोसोल, इसके द्वारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ओके, अभी ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट के लिए दो एंटीबायोटिक्स है। एक है बेंजाइल पेनिसिलिन, दूसरी है एम्पिसिलिन। एम्फिसिलिन, ठीक है। ये दो एंटीबायोटिक्स है जो निमोनिया को कंट्रोल कर सकती है। ओके, और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन आपको एकदम बेसिक है, आपको पता है कि जिसको निमोनिया है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, मास्क पहन सकते हैं, हाइजीन प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं, जैसे सैनिटेशन, ओके, ये कर सकते हैं। और कुछ वैक्सीनेशन भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे एजेंट के वजह से स्प्रेड होती है तो वैक्सीनेशन भी बहुत सारे हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, और कुछ स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट भी वैक्सीन रहती है, ठीक है। के बारे के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस वैक्सीन मत कीजिए, या वैक्सीन अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस लिख सकते हैं, ये वैक्सीनेशन से। ठीक है? आगे बढ़ते। ओके, अभी अगले वाला है, एकदम कॉमन कोल्ड है। इससे इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको बताया, रेस्पिरेशन में पढ़ाया था, जो नसल और फेरेंजियल रीजन तक है लैरिंग्स के पहले, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो कौन सा आएगा? नसोफेरेंजिस, ठीक है, नसोफेरेंज, और उसका इन्फेक्शन होता है नसोफेरेंजिटिस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स क्या आएंगे? कोल्ड, नीजिंग, कफिंग, फीवर, ये सारी कॉमन चीज़ है, कॉमन कोल्ड है ये। इसके एजेंट्स के पैथोजेंस कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कोरोना वायरस को, ओके, और राइनो वायरस को।
आप सोच रहे होगे वो कोरोना वायरस जो आज कोविड फैला रहा है वो नहीं। देखो कोरोना वायरस जो क्लास है, एक्चुअली एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे कोरोना वायरस उसको बोला जाता है। इसको स्ट्रक्चर कोरोना लाइक है, जैसे एक गोल है और बहुत सारे रिसेप्टर्स है उसके ऊपर, क्योंकि सन की तरह दिखता है कोरोना। इसके इस सन के जो रेस होते हैं उसके अराउंड जो एरिया रहता है उसको कोरोना बोलते हैं, इसलिए उसका नाम कोरोना वायरस रखा है। ठीक है, तो कोरोना वायरस से बहुत सारे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है लैक्स ऑफ स्पीसीज रहेंगे वायरस के। तो बहुत सारे वायरस रहेंगे वो कॉमन कोल्ड स्प्रेड करते हैं। ठीक है, और एक दूसरा एक राइनो वायरस, ये है उसके पैथोजेंस। ओके, तो अभी इसका प्रिवेंशन क्या है? आइसोलेशन। आइसोलेशन, यूजिंग मास्क, सैनिटेशन वगैरह, ये सब चीज़ें। आइसोलेशन किसका? जिसको कॉमन फ्लू है उससे आइसोलेट हो जाओ कुछ दिन के लिए, ये सब चीज़ बस। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है रिंग वॉर्म। देखो रिंग वॉर्म है, नाम पे मत जाओ, इसमें कोई वॉर्म नहीं है। ठीक है, कोई रिंग वॉर्म जैसा नहीं रहता। ये होता है फंगस के वजह से। ठीक है, कौन से फंगस? पैथोजन। ठीक है, माइक्रोस्पोरम। ठीक है, और दूसरा ट्राइको पाइटन। ओके, ये जो फंगस है, ओके, इनके स्ट्रक्चर एक्चुअली एक वर्म की तरह है, देख सकते हो आप। उनके हाइफे है, हाइफे मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उनके, एक वर्म की तरह दिखते हैं, इसलिए उसको रिंग वर्म। रिंग क्यों? क्योंकि एक, आप देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट में रिंग गार्ड के, एक सर्कल जैसा, एक सर्कल सर्कुलर एक इन्फेक्शन हो जाता है, वो लोग खुजली करते हैं बहुत सारे, फिर बाद में एक क्रीम लगाते हैं, ठीक है, वो ठीक हो जाता है, वही चीज़ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका, इससे होता क्या है? ठीक है, इससे होता क्या है? ठीक है, उसका एक एक अच्छा उसका नाम है डर्मेटोफाइटोसिस। इसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे? रेड रिंग ऑन स्किन। ठीक है, अभी ये रिंग है तो इसमें क्या होगा? इचनेस। ठीक है, बर्न, बर्निंग सेंसेशन, फाउल स्मेल भी आएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? स्वेलिंग आएगा उस एरिया में। ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस। और ये डर्मेटोफाइटोसिस अगर ये उंगलियों के नीचे हुआ, अपने पैरों के, ठीक है, बिटवीन द टोस, उसको एथलीट फुट भी बोलते हैं। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ओके, पैथोजन देखा, इसके क्या सिम्टम्स है वो देखे, ठीक है, एजेंट्स देखे। अभी आगे बढ़ते हैं, इसके अभी ट्रीटमेंट क्या है?
ऑइंटमेंट रहते, निस्टैटिन और फ्लूकोनाजोल। ये किस में रहेंगे, इन ऑइंटमेंट या फिर डस्टिंग पाउडर। ओके, यहाँ पे लिख दो ट्रीटमेंट। भाई मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है? कैसे ये स्प्रेड होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब किसी के हाथ पे अगर ये रिंगवर्म है और आपने शेक हैंड किया तभी हो सकती है, या फिर उसके कपड़े पहने तभी। विथ इन्फेक्टेड या शेयरिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स, कोम एक्सेट्रा विथ इन्फेक्टेड। ठीक है, या फिर कोई अब कपड़े धोता नहीं है या फिर कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े पहन लेता है तभी होता है। तो वैसे भी होता है क्योंकि फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर होना चाहिए, वो अपन खुद ही दे देते, तो फेवर करते हैं उसके ग्रोथ को। ठीक है, तो अभी इसको प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट डे का मोड ऑफ प्रिवेंशन। ऑब्वियसली इसके ये जो कर रहे हैं उसको उल्टा कर दो, है ना। आप लिख सकते हो कि डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करो विद इन्फेक्टेड, ओके, शेयरिंग मत करो कोम विद इन्फेक्टेड। ठीक है, वेट कपड़े और अनवॉश कपड़े मत पहनो, हमेशा वॉश कपड़े पहनो, हाइजीन मेंटेन करो, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे अगले डिजीज के ऊपर चले जाते हैं। आगे कौन सा है? अच्छा, आगे डेंगू लिखा है। ठीक है, डेंगू के बारे में आपके सिलेबस में बहुत कम दिए, मतलब कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिया ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी कुछ चीजें हमें याद रहनी चाहिए, अच्छा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, डेंगू क्या है, एक वायरल फीवर है। ठीक है, वायरस को क्या बोलते हैं, डेंगू वायरस। स्प्रेड कैसे होता है? पैथोजन लिखता है, हाँ, तो आपको पता चलेगा। स्प्रेड, मोड ऑफ स्प्रेड, वेक्टर से होता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है ये। ठीक है, वेक्टर क्या है इसका, फीमेल एडिस एजिप्टी, या एडिस मॉस्किटो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दिन में काटती है। आपने देखा होगा, आप कभी कंप्यूटर डेस्क पे बैठे हो या कुछ खाना खाने को दोपहर में या सुबह, तो पैर के नीचे से कोई तो एक मच्छर काट के जाएगा, बहुत छोटी रहेंगी। ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ेगी, पैर के पास ही छुपे काटेगी और कोई आसपास छुप जाएगी अंधेरे में। ठीक है, उसके लेग्स बहुत एकदम स्ट्रिप्ट रहते हैं, और जैसे बैठेगी फटक से काटती है वो रहती है एडिस एजिप्टी, उसके द्वारा ये स्प्रेड होता है। ठीक है, बाद में इसके ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअली डॉक्टर एंटीवायरल थेरेपी देती है, इंट्रावेनस, प्लस हो सके तो प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि कहो उस समय क्या होता है, प्लेटलेट्स गिर जाता है, हम ये चाहते हैं कि प्लेटलेट्स बने। ठीक है, ये होता है। और फिर ये तो ट्रीटमेंट हो गया। हमें प्रिवेंशन, प्रिवेंट क्या करना है, वायरस को तो इतना जल्दी प्रिवेंट नहीं कर सकते, हमें
मस्कीटो को प्रिवेंट करना है। तो वही चीज़ हम इधर भी लिख सकते हैं, प्रिवेंट है ना, प्रिवेंट मस्कीटो बाइट। उसके लिए क्या, नेट लगाओ या फिर रिपेलेंट लगाओ, ठीक है। खुले में पानी मत छोड़ो, लार्विसाइड यूज़ करो अगर खुले में पानी छुड़ा है तो। गम्बूसिया फिश, कप्पी फिश, ये इंट्रोड्यूस करो पॉन्ड में, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे चले जाते हैं। आगे का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका कैंसर, ठीक है। ओके, कैंसर का बेसिक डेफिनेशन मतलब क्या, इट इज अनकंट्रोल्ड अनवांटेड ग्रोथ प्लस मल्टीप्लिकेशन, या और मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो, ऑफ सेल्स। देखो, ग्रोथ ऑफ सेल्स हो चाहिए हमें, क्योंकि हमें ग्रो करना है, ठीक है। हाइट बढ़नी है, बॉडी बढ़नी है, ये सब करना है। पर ये अनकंट्रोल होता है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वो छूट जाता है। तो बन बन के क्या बनेगा, मास ऑफ सेल बनेगा। तो मास ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। रिजल्ट इनटू ट्यूमर, गार्ड बोलते हैं उसको आप हिंदी में। अभी ये ट्यूमर है, दो टाइप के हो जाएंगे, एक बिनाइन, एक मलाइग्नेंट, ठीक है। दूसरा है मलाइग्नेंट। बिनाइन रहता है जो ट्यूमर, वो एक ही जगह सीमित रहता है, उसका ग्रोथ भी बहुत धीरे धीरे होता है, और उसके ऊपर एक थीन कैप्सूल लेयर रहता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का। उसके वजह से वो अंदर के सेल जो बढ़ रहे वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, और मोस्टली ये बड़ा रहता है। आपने देखा होगा आपके हाथ में या बूढ़े लोगों के हाथ में एडिपोस का एक छोटे छोटे गांठ आए रहते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली रहते हैं ये बिनाइन ट्यूमर्स, जो स्प्रेड नहीं होते और ज़्यादा हार्म नहीं करते। करते भी है, उसके बारे में भी देखेंगे, पर आप तक याद रखिए कोई इतना हार्म नहीं करते। मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख देता हूँ, नहीं अगले पेज में लिख देता हूँ। अभी खाली आप जान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मलाइनन क्या है, उसका उल्टा हो जाएगा। इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, ठीक है, अनकंट्रोल होता है, ठीक है, और एक जगह पे सीमेंट नहीं रहता, क्योंकि इसके ऊपर कैप्सूल नहीं रहता, इस नॉन एनकैप्सुलेटेड। उसके वजह से वो दूसरे रीजन में भी इंट्रूड करता है, इन्वेड कर लेता है। अगर मुझे यहाँ पे गांठ आई रहेगी, वो कई मेटास्टैटिक स्टेज में रहेगी। मेटास्टैटिक मतलब वो दूसरे दूसरे जगह पे स्प्रेड करने की कैपेसिटी रखता हो, उसको मेटास्टैसिस बोलते हैं उस स्टेज को। वो जगह जगह जाएगा, मुझे यहाँ पे गांठ है कभी यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैंने दोनों गांठ निकाल भी दी तो पता नहीं एक भी सेल बचा रहेगा, वो कहीं और जाके ग्रो हो जाएगा। मतलब उसको रोक पाना ना के मतलब ना ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। बहुत मुश्किल रहता है मैलेग्नेंट। तो मोस्टली वो तो लास्ट लेवल कैंसर रहता है ना, तो उसमें मैलेग्नेंट कैंसर रहता है। ओके, अभी हर एक के कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं अगले इसमें। देखो, यही चीज़ अब मैं बता रहा था, ठीक है। ये एबनॉर्मल सेल्स है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स है। अब ये देखो, ये कैप्सूल है, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें देखो कैप्सूल नहीं है। अभी ये सेल कहीं भी जा सकते हैं, मैलिग्नेंट सेल, है ना। तो ये कहीं भी जाके स्प्रेड हो सकते हैं, बस उसके लिए ये डायग्राम है, ठीक है। बिनाइन, मैलिग्नेंट। स्लो ग्रोथ ऑफ सेल्स, फास्टर, encapsulated
नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है। डोंट स्प्रेड टू अदर पार्ट बॉडी। ओके। इट स्प्रेड्स टू अदर पार्ट। इस इस प्रोसेस को मेटास्टैसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टैसिस मतलब चलना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है। नॉट वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। डेंजरस टू हुम? बेरर, जो पेशेंट है उसको। ठीक है। अभी इसमें कभी कभी बेनाइन ट्यूमर भी डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए मैं बोला नॉट वेरी डेंजरस। कभी फर्स्ट, ब्रेन ट्यूमर। देखो, ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है अपने बॉडी का। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके हर एक न्यूरॉन नेटवर्क काउंट होते हैं। ठीक है। अगर जरा भी धक्का हुआ, यहाँ का वहाँ हुआ, शायद आपकी मेमोरी चली जा सकती है, आपके देखना बंद हो सकता है, आपका सुनना बंद हो सकता है, या कोमा में जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। न्यूरो सर्जन भी खुद बोलते हैं हम ट्रीट करते हैं, हमको पता नहीं है ये ठीक होगा कि नहीं। कभी भी न्यूरो सर्जन 100% कभी बोलते नहीं कि आदमी ठीक होगा अगर उसने सर्जरी की तो, क्योंकि उनको पता है ब्रेन कैसे काम करता है, इसका 100% किसी को पता नहीं है। तो समझो उसमें ट्यूमर आ गया, उसकी साइज बढ़ गई, या उसको धक्का दे दिया ट्यूमर ने, तो सोचो क्या क्या हो सकता है ब्रेन में। तो इसलिए वो डेंजरस है। ठीक है। सेकेंड, फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड एक क्लब ऑफ फाइब्रिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, वो फॉर्म हो जाते हैं किसमें? यूटरस में। ठीक है। वो भी एक बार डेंजरस हो सकते हैं अगर वो ज़्यादा मेटास्टैटिक स्टेज में चले गए, या फिर वो बड़े हो गए और अंदर हिमोरेज करने लगे यूटरस के। ठीक है। सेकेंड है पॉलिप्स इन इंटेस्टाइन या कोलोन, कोलोन बोल लो। ठीक है। पॉलिप्स वो होते हैं कि इंटेस्टाइन है, उसके अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स आ जाते हैं, व्हाइटिश या कभी रेडिश या ब्लैकिश। ठीक है। तो उसमें 10% ऑफ ये, खाली 10% ऑफ ये पॉलिप है, वो कैंसरस बन जाते हैं कोलोन के अंदर। और इसके वजह से आपने देखा होगा ब्लैक पैंथर जो हीरो है, वो इसके वजह से ही मरा। ठीक है। क्योंकि कोलोन कैंसर के वजह से, क्योंकि जो पॉलिप्स है वो कोलोन कैंसर में क्रिएट हो जाते हैं, फॉर्म कोलोन कैंसर। ओके। ठीक है, ये सब चीजें अभी आगे देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो आगे अभी टाइप्स ऑफ कैंसर्स है। ओके। टाइप्स ऑफ कैंसर। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं, तो बोलते हैं कार्सिनोमा। ठीक है। ये कार्सिनोमा कब होता है? जब एपिथेलियल सेल्स लेयर इज इन्वॉल्व, तभी कार्सिनोमा होता है। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल है स्किन कैंसर,
स्किन कैंसर के एपिथेलियल लेयर में ट्यूमर क्रिएट होता है, उसके सेल्स ये मैलिग्नेंट स्टेज में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर भी है। आप दो दोगे बस हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड है सार्कोमा। यहाँ पे कोई कनेक्टिव टिश्यू में हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर होता है तभी उसके सेल कैंसरस हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, मसल में होते हैं। ठीक है, या कभी बोन में होते हैं, जो भी कनेक्टिव टिश्यू, देखो जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उसको ज्वाइन करो। पर इसमें इस क्लासिफिकेशन में ब्लड को नहीं, क्योंकि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, पर मैं ब्लड को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, उसको मैं अलग से रखूंगा, उसको ल्यूकेमिया में काउंट करूंगा। ठीक है, और क्या है? हाँ, बोन लिख सकते हैं। ओके, ये इसको एकदम बायोलॉजिकल वर्ड है इसका, ऑस्टियोसार्कोमा। मसल का क्या बोल सकते हैं, मायोसार्कोमा। मायो मीन्स मसल्स, ऑस्टियो मीन्स रिलेटेड टू बोन। अभी अलग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा है ल्यूकेमिया। दिस इज ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है, हमारे जो बोन मैरो है, हिमेटोपोइटिक सेल्स, ओके, वो ज़्यादा डब्ल्यूबीसी क्रिएट करते हैं, बहुत अनकंट्रोल्ड। ओके, अभी जो डब्ल्यूबीसी आप बोलोगे अरे ठीक तो है, पर जो बनते हैं वो इमेच्योर्ड रहते हैं। ठीक है, या फॉर्मेशन लिख देता हूँ, फॉर्मेशन। पर ये रहेंगे इमेच्योर। अगर ये इमेच्योर है, ठीक है, तो वो काम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर खाली पीली उसका जो एक कंटेंट बढ़ेगा, उसके वजह से जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी बनना वो बंद हो जाएगा, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी। देयरफॉर नॉर्मल डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन स्टॉप्स या सीजेस। अगर ये बंद हो गया तो अपनी डिफेंस इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगी, तो अलग अलग डिजीज होना चालू हो जाएंगे। ये है ल्यूकेमिया के बारे में। ठीक है, और भी देखेंगे, और कौन सा है, लिफोमिया। लिम्फोमा, इट इज द कैंसर ऑफ lymphatic टिश्यू। ओके, तो डी। और लास्ट है एडिनो कैंसर या एडिनोमा या एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, अभी एडिनो कार्सिनोमा मतलब क्या, ठीक है, एडिनो रिलेटेड टू एडिनो हाइफोसाइट्स, तो हम याद रख सकते हैं कोई तो ग्लैंड के बारे में है, तो दिस इज द कैंसर ऑफ एनी ग्लैंड टिश्यू।
ग्लैंड्यूलर टिश्यू, जैसे पिट्यूटरी हो सकती है, या फिर थायराइड ग्लैंड हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हो सकते हैं जिसका कैंसर को बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। एक बार आप देख लीजिए, मैं आगे देखता हूँ। ओके, तो देखो दोस्तों, ये कैंसर इफेक्ट कैसे करता है, ठीक है, ये इफेक्ट कैसे करता है वो देखते हैं। उसके बारे में बहुत ब्रीफली आपको दिया है, कुछ वर्ड्स रहेंगे यहाँ वहाँ से, तो उसको मैं कलेक्ट करके एक सबमिट करके यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट बुक में क्या लिखने की कोशिश, ठीक है। कैंसर, एक तो डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिया, नॉर्मल सेल ग्रोथ सीजेस, मतलब रुक जाती है, ठीक है। और जो कैंसरस सेल है वो ऐसे सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल सेल मर जाते हैं, ठीक है। ठीक है, और कभी भी क्या होता है, कैंसर सेल फटाफट बढ़ते हैं, ठीक है, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर नॉर्मल सेल धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से एक ही जगह पे न्यूट्रिशन के लिए और स्पेस के लिए कंपटीशन होता है। तो अभी से कौन जीतेगा, कैंसर सेल, क्योंकि उनका मतलब ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो फटाफट ग्रो होते हैं, ठीक है। कंपटीशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन। और क्या है, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन। देखो, बेनाइन ट्यूमर भी, ठीक है, मलाइनिंग तो है ही, पर बिनाइन ट्यूमर भी यहाँ पे ग्रो होता है, ग्रो होने के वजह से आजू बाजू के जो सेल्स है उनको ग्रो होने को जगह नहीं मिलती, या फिर कोई ऑर्गन है उसकी कैविटी है उसके बीच में कैंसर हुआ तो नॉर्मल फ्लो जिसका ल्यूमेन बंद हो जाएगा, तो नॉर्मल सिक्रेशन बंद हो जाएगा अगर कोई ट्यूब में है या कोई ब्लड वेसल में है या इंटेस्टाइन में है या फिर कोलोन में है, तो उसके जो ट्यूब में जो पैसेज होता है वो बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। बस इतने ही है। अभी जानना है नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ कैंसर। देखो, एग्जैक्ट कॉज ऑफ कैंसर किसी को नहीं पता है, अब तक नहीं पता, जब से रिसर्च चल रहा है अब तक ठीक से पता नहीं। कोई लोग बोलते हैं इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जो डीएनए रहता है हमारा, ठीक है, डीएनए में कुछ सेल को डिवाइड करना, कभी डिवाइड करना, ठीक है, डिवीजन कब रोकना, ठीक है, उसका जीन्स रहते हैं, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन होती है। पर अगर ये इंफॉर्मेशन टूट गई, डैमेज हो गई, ठीक है, या फिर उसको मैनिपुलेट हो गया म्यूटेशन के वजह से, ठीक है, तब क्या करेंगे, सेल को पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, वो ग्रो होना चालू कर देंगे, या कभी भी ग्रो ही नहीं होंगे, सीज हो जाएंगे ग्रो होना, ठीक है। तो ये होता है बेसिक फंडा, इसका कॉज ऑफ कैंसर। फिर भी इन लोगों ने एजेंट्स दिए, किस किस एजेंट के वजह से ये इफेक्ट हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो पहला एजेंट दिया है केमिकल, केमिकल एजेंट्स। देखो, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसके वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है, पर हमारे लैब में भी देखेंगे, हमारे लैब में, ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम बिंदास हैंडल करते हैं, हाथ में लेते हैं वगैरह, पर हम देखते नहीं उससे क्या क्या हो सकता है, जैसे एक बेंजीन,
पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये हो सकता है। या फिर अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, वो भी है, उससे भी कैंसर होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको केमिकल्स मिलेंगे, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे फिजिकल एजेंट्स के। ठीक है, देखो जो एजेंट्स है उसको कार्सिनोजेन भी बोल सकते हैं हमें, कार्सिनोजेन। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द कार्सिनोजेन, डिफाइन कार्सिनोजेन, व्हाट आर टाइप ऑफ कार्सिनोजेन, यही आप लिखोगे तो भी चलेगा। फिजिकल, कोई फिजिकल में आएगा रेडिएशंस। ठीक है, या इसको रेडिएशंस भी बोल सकते हैं। देखो रेडिएशन दो टाइप के रहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग। ठीक है, पर इसमें नॉन आयोनाइजिंग इतने काम नहीं करते जैसे अपनी नॉर्मल विजिबल लाइट। पर जैसे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी बढ़ गई, पेनेट्रेशन पावर बढ़ गई, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तब वो सेल के अंदर घुस के, न्यूक्लियस के अंदर घुस के डीएनए को डैमेज कर सकता है। अगर डीएनए डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली सेल नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा, नॉर्मल डिवीजन नहीं करेगा, वो अनकंट्रोल डिवीजन भी कर सकता है। ठीक है, तो कौन से रेस रहेंगे, गैमा रेस, बीटा, जो भी हाई पेनेट्रिंग पावर है, अल्फा नहीं होता, अल्फा इतना नहीं करेगा, यूवी रेस, ठीक है, यूवीसी वाला रहता है, वो कर सकता है। ठीक है, कॉस्मिक रेस, ये बहुत सारे जो रेस है जो हाई एनर्जी रहती है वो पेनेट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो रहते हैं इसमें वायरस भी होते हैं, इसको ऑन्को वायरस भी बोलते हैं। वायरस क्या करते हैं, देखो वायरस के पास खुद का मैकेनिज्म नहीं रहता उनके डीएनए को रेप्लिकेट करवाने का, तो वो क्या करते हैं, ये समझो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, वो क्या करेंगे, रिवर्स अपना ये अपना डीएनए तोड़ देंगे, कट करेंगे थोड़ा सा बीच में, देखो मैं करता हूँ, कट किया, ठीक है, और इसके बीच में अपना खुद का डीएनए लगवाएंगे, और ये डीएनए जो हाइब्रिड बना हुआ है वो खुद ग्रो होएगा, बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और जब बनेंगे तब ये टूट जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएगा। तो वायरस को क्या मिला, फुकट में मिला उसको अपने डीएनए का या फिर कोई भी जीनोम आरएनए का कॉपी, और ठीक है, और खुद सेपरेट हो जाएगा अपने सेल से तोड़ के। पर अपन को क्या हुआ, अपने डीएनए को डैमेज हो गया। ठीक है, इसके वजह से भी कैंसर होता है, तो वायरस। ठीक है, और क्या है इसमें, हाँ, इसमें एग्जांपल लिया एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, फोर्थ वन है ऑन्कोजिन्स। हमारे जीनोम में या फिर डीएनए में कुछ जीन्स रहते हैं जो कैंसरस होने का कैरेक्टरिस्टिक प्ले करते हैं, पर वो रहते हैं इनएक्टिवेटेड। ठीक है, उसको एक्टिवेट तब किया जा सकता है ब्रीफ पीरियड के लिए, जब सेल को ग्रो होना है, और सेल को ग्रो होना हो गया, ऑन्कोजिन ऑफ, स्विच ऑफ। ठीक है, तो कुछ ऑन्कोजिन्स हम लोग को मिले हैं, कौन से, एक है प्रोटो ऑन्कोजिन। अगर ये एक्टिव ही रहा, ठीक है, तो सेल मल्टीप्लाई 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 होएगा, और कब उसको रुकना है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये है, जैसे सी वन जीन भी है उसमें। अभी लास्ट वन है एडिक्शन। एडिक्शन किसका, स्मोकिंग का। ठीक है, स्मोकिंग, उसको उससे वैसे पता है हमें क्या होता है, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर। ठीक है, टोबैको च्यू करते हैं उससे ओरल कैंसर हो सकता है। ठीक है, और अल्कोहल, अल्कोहल से स्टमक कैंसर हो सकता है, या लीवर सिरोसिस हो सकता है, जो सिरोसिस बाद में कैंसर डेवलपमेंट कर सकता है। ओके,
और क्या, कोई लोग स्टीरॉयड्स लेते हैं, ओके, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स, जिम जिम करने के लिए, उसके वजह से भी हो सकता है कैंसर। इनकी वजह से एडिक्शन होती है तब कैंसर। ओके, कॉजेस ऑफ कैंसर की है। अभी इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? क्योर ही है ना या फिर कुछ और है? इसके आगे देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, क्योर या फिर ट्रीटमेंट। ओके, तो पहला है कीमोथेरेपी। ओके, देखो, कुछ केमिकल्स रहते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं, बहुत कॉकटेल ऑफ मेडिसिन रहते हैं, बहुत हैवी रहते हैं वो। अगर कैंसर है, उसको कैंसर सेल्स को मारने के लिए, ठीक है, टॉक्सिक टू कैंसर सेल्स, प्लस इट स्टॉप्स द डिविजन्स, सेल डिवीजन ऑफ कैंसर सेल। उसके साथ, इसके साथ या फिर इंडिविजुअली, ठीक है, और एक थेरेपी दी जाती है, उसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ रेडिएशंस, ओके, उस जगह पे जहाँ पे गांठ है कैंसरस की, ठीक है, उस जगह पे ही फोकस किए जाते हैं। उसके वजह से कहते हैं हैवी इंटेंस, हैवी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रेडिएशन, वो जो एरिया है कैंसरस सेल को, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि एक बार रेडिएशन मारा खत्म हो गया। धीरे 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 सेल्स को डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन से रेडिएशन यूज होते हैं? मोस्टली गैमा रेस। और कौन से आइसोटोप यूज होते हैं? जैसे इरिडियम है, उससे होता है, जैसे रेडियो आइसोटोप्स भर रहा हूं मैं, इरिडियम है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, इन इनके रेडियो आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट है, सॉरी, और भी है आगे, सर्जरी। देखो, सर्जरी इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्यों है पता है? अगर कैंसर की जगह हमने निकाल दी, ट्यूमर निकाल दिया, तो ये भी गारंटी नहीं है कि उसने ऑलरेडी स्प्रेड किया होगा अगली जगह पे। ठीक है, अब ये भी पता नहीं कि वो कैंसर मेटास्टेसिस में पहुंच गया या फिर दूसरे सेल से हो गए वो मेटास्टेसिस। अगर मेटास्टेसिस है तो सर्जरी करना कुछ फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। तो सर्जरी इतना ये नहीं था। और तीसरा है कि इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके, इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। थेरापी, इम्यूनोथेरापी। देखो, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता है कि आइडेंटिटी कार्ड देखना है, मतलब एंटीजन क्या अपने बॉडी के सेल पे, वही एंटीजन कैंसर सेल पे भी होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास एंटीजन सेम है, क्योंकि वो कैंसर से कोई बाहर से नहीं आया है, अपना ही सेल है, खाली डिवीजन ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ तो उसको मॉडिफाई करवाना है इस इम्यून सिस्टम को, ताकि वो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल को डिफरेंशिएट कर पाए, उनके बीच में भेदभाव कर पाए। ठीक है, इसलिए उसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉडिफायर देते हैं। उसका एक एग्जांपल है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन वन या अल्फा। ठीक है, इससे एक्चुअली ये थेरेपी, आप खुश मत हो जाना कि ये ऑलरेडी चल रहा है। ये अभी तक R&D फॉर्मेशन में ही है, अब तक उस पर रिसर्च चल रहा है कि ये एक्चुअली अच्छी तरह कर पा रहा है। अगर कर पाएगा तो कैंसर के केसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो। और क्या है? ठीक है, सपोर्ट थेरेपी, सपोर्ट थेरेपी। ठीक है, लिखो,
मैं खाली बोलता हूँ क्या है मतलब, अगर कीमोथेरेपी होती है, इतने इतने थेरेपीज होते हैं उनके ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। कोई लोग डरते हैं, कोई लोग किसी को आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है, तो डिप्रेशन आ जाता है। इसको कम करने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लब में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, या फिर ये इससे बाल गिरते हैं, मतलब क्या क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी की वजह से बाल गिरते हैं, ठीक है, छाले पड़ते हैं, तो उसको क्योर करने के लिए मतलब क्योर करने के लिए ट्रीटमेंट चालू करते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस मतलब स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। इसलिए वो सपोर्ट थेरेपी, अच्छे लोग होने चाहिए आसपास, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें आ जाएगा इसमें, आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है HIV और एड्स। देखो HIV एड्स एक ही वायरस से ही होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। एड्स मतलब क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हायर वर्जन ऑफ HIV है, ठीक है। HIV क्या होता है, एक कैरियर होता है ऑफ HIV वायरस, ओके, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर समझो किसी को HIV चला गया ब्लड में, ठीक है, अभी ये नहीं है कि वो तुरंत मर जाएगा, वो कैरियर बन के रहेगा, उसके अंदर वायरस रहेगा। कभी भी 6 महीने तक उसको कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा, कभी 10 साल तक कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पर अगर उसकी इम्यूनिटी कम हो गई, या फिर उसने स्ट्रेस ले लिया, या फिर कुछ हो गया, तो ये वायरस वायरुलेंट बन जाता है बाद में, ठीक है। वायरुलेंट बन के क्या, उसके इम्यून सिस्टम मोस्टली T4 सेल को अफेक्ट कर देता है। अगर ये इम्यून सिस्टम टूट गया, ठीक है, थाइमस सेल T4 सेल अगर टूट गए, तो बाकी के इम्यून सिस्टम बी सेल वगैरह ये सब भी कुछ काम के नहीं रहेंगे, और उसके वजह से बाकी के सारे डिजीज पूरे दुनिया के उसको होने चालू हो जाएंगे, टीबी हो जाएगा, लेप्रोसी हो जाएगा, बहुत सारी चीज, वेट कम हो जाएगा, ये सब चीजें होने चालू हो जाएंगे। तो इसके वजह से इस तरह से ये मैकेनिज्म है उसका, HIV और एड्स का, ठीक है। अभी उसमें देख ले, हम इसके एजेंट के बारे में देख लेते हैं। हाँ, देखो, ये है HIV वायरस, ठीक है। अभी दो मेन कंपोनेंट्स है उसके, कवरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। एक है इनर, ये इनर, देखो दिख रहा है इनर, ये सब प्रोटीन के बने हुए रहेंगे, और इनर वन इज कॉल्ड कैप्सिड, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाहर है वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है, पर इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स प्रोटीन, ठीक है, आउटर आउटर मेम्ब्रेन। और फिर एकदम बाहर का, जिसको मेम्ब्रेन में काउंट नहीं करते, फिर भी एक कोट है, ठीक है, उस कोटिंग को बोलते हैं लिपिड कोट, जो लिपिड से बना रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी रहता है उसका RNA। ये RNA डबल स्ट्रैंडेड RNA रहता है, ठीक है, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहता है, मतलब एक ही स्ट्रैंड रहेगा, दो स्ट्रैंड नहीं। इसके वजह से इसको नाम रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस, ठीक है। और बाकी के ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, ये उसके एंजाइम्स है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे इंटीग्रेस होता है, खाली आपके सिलेबस में लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, हमें DNA से RNA बनाना है, आपने पढ़ा होगा 11th 12th में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उल्टा करता है, ठीक है, RNA से DNA बनाता है। ये RNA है सिंगल स्ट्रैंडेड, इसको पहले DNA बनाएगा, ठीक है, बाद में हमारे जीनोम के अंदर इंसर्ट करेगा, जैसे हमने वायरस के बारे में पढ़ा अभी, ठीक है। ये उसका काम है।
इंटीग्रेस रहता है, वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, घुसाता है, उसका वो काम रहता है। ये बाद में इसके ऊपर रहते हैं ये रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिसेप्टर रहता है GP120, GP41। जीपी का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब सेल आएगा, मतलब T4 सेल, उसको आइडेंटिफाई करने, अगर ये समझो, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई टी सेल के पास पहुंचा, टी सेल का ये रिसेप्टर रहेगा और ये इसका रिसेप्टर वायरस का, ये दोनों लॉक एंड की अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो अंदर का आरएनए वो अंदर चला जाएगा, किसके, T4 सेल के। बाद में ये सब चालू हो जाएगा, रेप्लिकेशन वगैरह, ठीक है। इस तरह से एक्ट करता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। हमें स्ट्रक्चर कर लिया, अभी ट्रांसमिशन देखते हैं। ये ट्रांसमिट कैसे होता है। फर्स्ट, बहुत कॉमन है, ठीक है, वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। विथ इन्फेक्टेड या विथ HIV पर्सन, HIV कैरियर, ठीक है, और एड्स कैरियर, तभी होता है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, सिरिंजेस रहते हैं, ठीक है, या फिर ब्लेड्स, रेजर्स, ठीक है, ये चीज़ें। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, अगर ब्लड में HIV हो, अगर कोई नेग्लिजेंस पाला होगा, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स में कोई नेग्लिजेंस, कोई टेस्ट नहीं करता, कभी कभी चलो हो जाता है, वर्बली वगैरह देख लेता, हाँ बाबा इंसान बराबर दिख रहा है, इसको HIV क्या होगा, बाद में उसका ब्लड ले लेते हैं, कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम होता है। ऑर्गन ट्रांसफर के टाइम भी हो सकता है, क्योंकि हम ऑर्गन दे रहे हैं, पता नहीं ये ऑर्गन किसका लिया हुआ है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन का भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो, हाँ, फ्रॉम प्लासेंटा हो सकता है, या फ्रॉम मदर टू चाइल्ड लिखो, मदर टू चाइल्ड इन पार्चुरेशन। देखो प्लासेंटा से वायरस ट्रांसफर नहीं होता मदर में, पर जब पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी के टाइम होते हैं, तब ये प्लासेंटा फट जाता है या मदर के टिश्यू फट जाती है, तब ब्लड, मदर का ब्लड और चाइल्ड उसके बीच में कांटेक्ट आराम से हो जाता है, ठीक है, तब वायरस ट्रांसफर हो सकता है बेबी में, ठीक है। और एक रेयर चांस है लैक्टेशन, बहुत रेयरली होता है, अगर मदर HIV पेशेंट रहेगी और लैक्टेशन कर रही है तो बेबी में जा सकता है। तो ये ट्रांसमिशन रूट्स है। ऐसे तो बहुत सारे ट्रांस रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी और एक उसका एक्सेप्शन है, देखो, HIV, HIV पेशेंट के स्वेट में भी हो सकता है, ठीक है, सलाइवा में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर उनके टीयर्स में भी हो सकता है, पर वहाँ पे उसका लोड बहुत कम रहता है और उससे ट्रांसफर हो नहीं सकता, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, फ्रॉम वेयर द वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओके, फ्रॉम
टीयर्स नॉट ट्रांसफर लिख देता हूँ, नॉट ट्रांसमिटेड, टीयर्स, स्वेट, सलाइवा, ये सब चीज़ों से ट्रांसफर नहीं होता। या शेयरिंग, मतलब शेयरिंग ऑफ टिफिन, ये सब इससे नहीं होता। या हाथ में हाथ डाल रहे हो, मतलब कुछ भी फ्रेंडशिप कर रहे हो तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता उससे। ओके, अभी इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स देख ले। इसको चार इसमें डिवाइड किया, इनिशियल, असिम्प्टोमेटिक, आर्क, फाइनल। ओके, स्टेजेस इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इनिशियल, इनिशियल स्टेज कभी होगा जब एचआईवी अंदर आया बॉडी में, ठीक है। एचआईवी आने के बाद तुरंत ये वायरुलेंस नहीं दिखाएगा। पहले क्या होगा, कुछ एंटीबॉडीज बनेंगे, सम एंटीबॉडीज अगेंस्ट एचआईवी इंक्रीजेस, ठीक है। इतना कुछ ये नहीं, प्रिक्युलर नहीं है, ये मोस्टली 2 से 8 वीक के लिए होता है, ठीक है। सेकेंड है असिम्टोमेटिक स्टेज, या इसको असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेज भी बोलते हैं। इसमें पर्सन को एचआईवी कैरियर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एचआईवी अंदर रहता है ब्लड में, ठीक है, बट कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, नो सिम्टम, जैसे नॉर्मल आदमी है वैसा ही रहेगा। और इसको कभी भी इंक्यूबेशन पीरियड भी बोलते हैं। ये मोस्टली चलता है 6 मंथ्स टू 10 years, ठीक है। कभी भी बढ़ भी सकता है अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ली तो, ठीक है। आदमी लोग जी सकते हैं इस स्टेज में, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एचआईवी टेस्ट करनी है, ठीक है, तब फ्रॉम लास्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्स या कोई भी एक एनकाउंटर के वजह से, जिसको आपको लगता है उस एनकाउंटर के वजह से आपको इन्फेक्शन हुई है, तो 6 महीने के बाद उसकी टेस्ट की जाती है। तब वो ब्लड में अगर रहेगा तो एचआईवी वायरस दिखता है, उसके एंटीबॉडीज अगेंस्ट जो है वो दिख जाते हैं, उसके पहले दिखना मुश्किल होता है, ठीक है। अभी थर्ड स्टेज देखते हैं। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज है आर्क स्टेज, इसको एस रिलेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं, ठीक है। क्या अगर सिम्टम्स आएंगे? फीवर विच प्रोलॉन्ग फॉर मोर देन 2 months और मोर, आते जाते रहेगा, रिकरेंट रहेगा ये, ठीक है। फटीग रहेगा, आप जल्दी थकोगे, ठीक है। कभी भी नाइट स्वेटिंग होगा, नॉक्टर्नल स्वेटिंग, या ऐसे ऐसे माइल्ड सिम्टम्स दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अभी लास्ट स्टेज है
जो एक्चुअल वायरुलेंट बहुत एकदम एडवांस स्टेज में चला जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एड्स। इस लेवल में हम HIV पेशेंट नहीं बोलते, एड्स पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा इस स्टेज में? वेट लॉस, एक्सट्रीम वेट लॉस, ठीक है, एक्सट्रीम वेट लॉस। और क्या होगा उसके बाद? बहुत सारे जो डिजीज है, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो चला गया, बहुत सारे डिजीज आएंगे। पहला कॉमन डिजीज आता है TB, ठीक है। बाद में बहुत सारे जो कोल्ड फ्लू वगैरह ये सब चीज चालू हो जाएंगे उसमें, ऐसा, ठीक है। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड है वो सूज जाएंगे उसके, ऐसे चीजें होना चालू हो जाते हैं। रैशेस आ जाएंगे स्किन में, ये सब, ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे शायद ट्रीटमेंट दी होगी। ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स है पहले। प्रिवेंटिव मेजर्स, देखो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आएगा, वही चीज अब कॉमन है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स अवॉइड करो, ठीक है, फिर HIV पेशेंट, या फिर प्रोटेक्टेड सेक्स ही रखो। पार्टनर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ पार्टनर, ठीक है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स अवॉइड करो। रेजर्स मस्ट बी स्टॉप्ड, ओके। रेगुलर ब्लड चेक, ब्लड को रेगुलर चेक करना चाहिए, ठीक है। हेल्थ चेकअप करना चाहिए। और क्या हो सकता है? ओके, एजुकेशन दे दो, एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली एडोलेसेंस, चिल्ड्रन, एडोलेसेंस, ताकि वो प्रिकॉशन में रहे। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है डायग्नोसिस। देखो डायग्नोसिस दो टाइप के रहेंगे, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, बाद में कंफर्मेटरी स्टेज, ठीक है। देखो डायग्नोसिस सबसे इफेक्टिव कब रहती है, आपको बताया मैंने, 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो तभी जो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने हैं वो दिखेंगे अपन। तो पहला एक टेस्ट कॉमन किया जाता है कि वो है एलिसा, ठीक है। एलिसा टेस्ट एक्चुअली एंटीजन एंटीबायोटिक बायोटिक रिएक्शन है, ठीक है। आइदर इसमें देखते हैं कि उस एंटीजन को, HIV के एंटीजन को काउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज बने हैं, या फिर कभी देखा जाता है कि उसमें एंटीजन है क्या HIV के, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर है तो उसको कंफर्म करने के लिए दूसरा टेस्ट दौड़ाया जाता है, वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और स्पेसिफिकली जो इनर कैप्सिड कवरिंग है, ठीक है, उनके ग्लाइकोप्रोटीन्स है, उस उसके द्वारा कंफर्मेशन किया जाता है अगर वो है क्या, ठीक है। तो ये भी एक एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन टेस्ट ही है, ठीक है। ये हुआ डायग्नोसिस का पार्ट, ओके। अभी ट्रीटमेंट देखते हैं। देखो ये HIV तो क्यूरेबल नहीं है, पर हम इस पेशेंट की, HIV पेशेंट का, ठीक है, लाइफ है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जो नॉर्मल नॉर्मल जो पीपल है वैसे रह सकते हैं उसके लिए, ठीक है।
इसके लिए फिर एंटीवायरल थेरेपी है। इसका एक बहुत सारे उसमें ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे हिडोवुडिन रहता है, टिनोफिर है, और दूसरा तीसरा और एक है, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, इफाविरेंस है। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स रहते हैं जो काउंट होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART। हमारी गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज फॉर्म में देती है, जो भी अपने HIV पीपल्स है अपने यहाँ पे, उसको ऐसे सब्सिडाइज फॉर्म में, सब्सिडाइज प्राइस में प्रोवाइड करती है। ठीक है। ठीक है, तो अभी शायद हो गया हमारा HIV का टॉपिक। अभी आगे चढ़ते अल्डोलेसेंस पे। देखो दोस्तों, अल्डोलेसेंस मतलब कोई एक फेज है, इट्स नॉट अ स्टेज। अब हाँ, ये एक फेज है। जैसे हम चाइल्ड बर्थ, तो इसका एज बढ़ता है, जैसे वो 13 या 12 साल में आ जाता है। ठीक है। तब उसमें कुछ चेंजेस दिए दिखे जाते हैं, फिजिकल भी दिखे जाते हैं, इमोशनल भी। ठीक है। फिजियोलॉजिकल भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। वो ज़्यादा स्टेजेस होते हैं 19 एज तक। ठीक है। तो इसलिए अडोलेसेंट एज काउंट किए जाते हैं 13 to 19 तक, ये एडोलेसेंट स्टेज चलता रहता है। ओके। हमारे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करती है 14 या 12 या 14 to 19। ठीक है। तो इस स्टेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इसलिए हमारे एडोलेसेंट स्टेज को 3 हिस्से में डिवाइड किया है। तो मैं इस बोर्ड को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक है अर्ली, रफ कर देता हूँ। अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज, लेट स्टेज। ठीक है। पहले अभी एज देखते हैं, तीनों के एज क्या क्या है। ठीक है। इसके है 10 to 14 ईयर्स। ठीक है। और ये है टिल 17, कहाँ से, 15 से 17 ईयर्स। ये है 18 से 19 ईयर्स। अभी इसमें क्या क्या बिहेवियरल पैटर्न देखे जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है। इसमें एडल्टहुड जस्ट स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट। ठीक है। मतलब प्यूबर्टी स्टार्ट होना दिखाई देती है। उस समय देखेंगे कि लड़कों में थोड़े थोड़े बाल आना चालू हो जाते हैं, मूछ फूटना चालू हो जाती है, थोड़े थोड़े प्यूबिक हेयर होना आना चालू हो जाते हैं। ठीक है। पिंपल्स आना चालू होते हैं। वॉइस में थोड़ी सी डेप्थनेस आ जाती है, पहले बच्चों जैसे कि ऐसे बात करना वगैरह बंद हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि प्यूबर्टी स्टार्ट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लड़कियों में भी वही सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखना चालू हो जाते हैं। ठीक है। उनके ब्रेस्ट थोड़े थोड़े बड़े होने चालू हो जाते हैं, उन जो प्यूबिक हेयर आना चालू हो जाती है। ठीक है। और फिर और बाकी के जो कॉमन चीज़ें वो कॉमन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
उस समय हम बहुत सारे फ्रेंड्स करते हैं, ठीक है, हम बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मोर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जोन बहुत बढ़ जाता है उस समय, क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी उस समय इनस्टेबल माइंड रहती है। अभी मिडल स्टेज में क्या होता है, ठीक है, ये इस समय एडल्टहुड ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 95% रीच हो जाता है। प्यूबर्टी पीक पे रहती है। जो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी माइंड है, ये इंस्टेबल रहता ही है, प्लस कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग आ जाती है। ठीक है, और इस समय हम फ्रेंडशिप जोन थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं, ठीक है, कुछ कुछ अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं, मतलब हमें रिकॉग्नाइज करना चालू हो जाते हैं, समझ आ जाती है, सेक्सुअल बिहेवियर चालू हो जाती है। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स। ओके, ये होता है। अभी फिर लेट स्टेज में क्या होगा, लेट स्टेज में टोटल फिजिकल मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, टोटल फिजिकल मैच्योरिटी रिच्ड, मतलब क्या, 100% एडल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको फिर अभी अडोलेसेंट या फिर चाइल्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, और माइंड में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है। कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग चालू हो जाती है फिर से। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस में डिवाइड किए एडोलेसेंट स्टेज को। ठीक है, एक बार आप नजर घुमाइए इस पे, मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, आगे एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पार्ट है ये इसका, क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो, चेंजेस एक्चुअली फिजिकल चेंजेस प्लस इन्होंने इमोशनल चेंजेस देखे। हम दो चीज में डिवाइड कर लेते हैं इसको, क्या फिजिकल चेंजेस दिखते हैं एडोलेसेंट स्टेज में, और ये हुआ इमोशनल चेंजेस। देखो, फिजिकल चेंजेस आपको बहुत पता है, आपको पता ही है क्या रहेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कैरेक्टर दिखेंगे। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ होगी उस समय, आपकी जो भी हाइट बढ़नी है, जो भी बॉडी बढ़नी है उस समय एडोलेसेंट स्टेज में हाई पीक पे हो सकती है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है उस स्टेज में। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप्स, पूरे डेवलप हो जाएंगे।
तो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस चालू हो जाएगी। मेन फोकस यहाँ पे ज़्यादा दे दो। इमोशनल चेंजेस क्या होंगे, मूड स्विंग होगा, इरिटेबिलिटी हो सकती है, एग्रेसिवनेस भी आ सकता है। ठीक है, माइंड में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। कंफ्यूजन हो सकता है। ये सारे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और भी एक कुछ लिख सकते हो, डे ड्रीमिंग, जो बहुत सारे लोग करते हैं। डे ड्रीमिंग मतलब अपना ख्याली पुलाव करना चालू हो जाएंगे, मतलब पता नहीं है हमें कैपेसिटी कितनी है, पर हमें कितना सोचना है क्या नहीं। बहुत सारे आ जाएंगे कि मुझे इंजीनियर बना, मुझे भी आया था कि बाबा मैं इंजीनियर बनूं, बाद में पता चला नहीं नहीं इंजीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मैथ्स मेरा फेवरेट नहीं है। बाद में रिकॉग्नाइज किया कब, लेटर प्यूबर्टी स्टेज में फॉर्मिटी आ गई कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ समझ में आने लगा। ठीक है। ओके, तो अभी ये साइकोलॉजिकल इमोशनल अभी देखा आपने, अभी मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट देखते हैं। अपन कब बोल सकते हैं कि अब इंसान को मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, कि मेंटल इलनेस हुई है। ठीक है, तो मेंटल इलनेस की कुछ छोटी सी डेफिनेशन है, वो है एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज, और बिहेवियर चेंज चेंजेस जब आ जाती है तो बोल सकते हैं कि हाँ इट इज अ मेंटल इन। ओके, तो ये सब चेंजेस है। तो उसमें कुछ स्टेजेस है। पहला स्टेज रहता है साइकोसिस, तो न्यूरोसिस भी बोलते हैं। ये एक इनिशियल स्टेज बोल सकते हैं। मतलब ये मेंटल इलनेस आने से मेन, मेंटल इलनेस होने से पहले कुछ कुछ साइंस आ जाती है। ठीक है, क्या क्या साइंस आ सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, लॉस ऑफ स्लीप, डिप्रेशन। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इसमें, मिट, हेलुसिनेशन। ये सारी चीजें चालू हो जाती हैं। अगर इस चीजों को हमने अवॉइड किया, ठीक है, इग्नोर किया, इसको सीरियसली नहीं लिया, या इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं की, या पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ नहीं बात की, ठीक है, तो ये बढ़ सकता है। और बढ़ने के बाद लेटर स्टेज हो जाती है। ठीक है, इसको एक्चुअल मेंटल इलनेस बोली जाती है, लेटर स्टेज। तब बहुत बड़े बड़े सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सिजोफ्रेनिया। ठीक है, हेलुसिनेशन मतलब क्या, कुछ चीज़ें हमें दिखती है, मतलब है नहीं। ठीक है, मतलब कोई जैसे लोग बोलते हैं मुझे भूत दिखा, ये हुआ, अपन पता नहीं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं होती।
सिजोफ्रेनिया थोड़ा सा उसका पूरा हायर स्टेज है। मतलब आदमी मतलब अपने दुनिया में रहते, अपनी दुनिया में उनको अपने फ्रेंड्स मिलेंगे, दुनिया मतलब एक दूसरे मतलब आपने देखा होगा कोई कोने में जाके किसी से तो बात करता रहता पर होता कोई नहीं है, और उसको लगता है कि है। आपने देखा मुन्ना भाई एमबीबीएस में उसको गांधी जी दिखते हैं, वो एक सिजोफ्रेनिया का टाइप है, सेम सिजोफ्रेनिया, वो एक एग्जाम्पल था। ठीक है, वो हो सकता है एमनेशिया है। और उसके बाद एमनेशिया में क्या होता है, हमें मेमोरी लूज हो जाती है। ठीक है, हम भूल जाते हैं, मतलब कुछ कुछ भूलने लगते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ठीक है, उससे थोड़ा सा एडवांस स्टेज हो जाता है। ठीक है, कहाँ, अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर मोस्टली बूढ़े लोगों को ज़्यादा होता है क्योंकि उनके न्यूरॉन जो डीजेनरेट होना चालू हो जाते हैं, वो मेमोरी खो देते हैं। आपने देखा होगा बूढ़े लोग वगैरह एकदम हायर स्टेज में, आप पूछते हो दादा कैसे हो वगैरह, दादी कैसे हो, वो हमें देखते हैं पर पहचानते नहीं, वो अल्जाइमर का इशू है। ठीक है, और भी बहुत सारे इश्यूज है इसमें, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, लाइफ में उब जाते हैं, बाबा कुछ नहीं हो सकता वगैरह, अभी लाइफ एंड कर देते हैं वगैरह, ऐसा सोच लेते हैं। पर एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए, ये लूजर कर लेते हैं। ओके, तो देखो हमें मेंटल इलनेस का देखा डेफिनेशन, स्टेजेस देखे। ठीक है, क्या होते हैं, तो अभी इसको डील कैसे करना है, इसको ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो वो WHO ने एक MH गैप नाम का प्रोग्राम निकाला है। ठीक है, हमारे इंडिया में ने भी निकाला है। ठीक है, मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम। MHEAP में बहुत सारा आ जाएगा, बहुत जनरल टर्म है ये। मतलब जो डिप्रेशन पेशेंट रहेंगे क्या बात करो, ओके, मतलब स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स रहेंगे, स्टूडेंट लाइफ उसका स्टडी लेवल थोड़ा सा कम कर दो या फिर इजी कर दो, या फिर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, अकेले में नहीं रहना चाहिए, एडिक्शन वगैरह रहती है उससे दूर भागो, कुछ एक्टिविटी करो, मतलब ट्रैकिंग को जाओ या फिर दोस्त के साथ आउटिंग करो, ये सब चीज़ें करो ताकि आप स्ट्रेस कम रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है, तो इन जनरल आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, चलो एक और एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है दूसरा, उसका नाम है एडिक्शन। एडिक्शन को कैसे इन्होंने डिफाइन किया है, एक कंपल्सिव यूज ऑफ एनीथिंग डिस्पाइट नोइंग दैट इट्स हार्मफुल कॉजेस। और अर्ज टुवर्ड्स समथिंग नोइंग इट्स इल इफेक्ट्स। हमें पता भी होता है कि उससे क्या हार्म हो सकता है, फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं सकते, दिस इज कंपल्सिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइकोलॉजिकल वर्ड, कंपल्सिव। ठीक है, इल इफेक्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो पता होने के बावजूद हम लोग फिर भी करते हैं। ठीक है, फिर ये भी एक दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक ड्रग्स के लिए और या फिर कोई बिहेवियर के लिए। ठीक है, कहाँ पे एडिक्शन टुवर्ड्स ड्रग्स या बिहेवियरल एडिक्शन।
ठीक है। ठीक है। ओके। देखो, एडिक्शन टू ड्रग्स आपको पता है बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ओपियोइड हो सकते हैं, या मॉर्फो ये ओपियोइड हो सकते हैं, या फिर या हशीश वगैरह वो ड्रग्स हो सकते हैं। ठीक है। या क्या बोल सकते हैं, स्लीपिंग पिल हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। और दोस्तों मैं तो सुना है कि वो आयोडेक्स को भी खाते हैं, इसलिए आयोडेक्स का अभी वो बाम निकाला, जो पुराना था ब्लैक कलर का, वो बंद कर दिया, क्योंकि कोई लोग उसको ब्रेड में लगा के खाते थे। वो भी है, कोई किसी लोगों को तो जो कफ सिरप है उसका एडिक्शन है, वो जानबूझ के कफ सिरप पीते थे। तो बहुत सारे एडिक्शन है सर, एडिक्शन टूवर्ड्स ड्रग्स। ओके। अभी बिहेवियरल एडिक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम गेमिंग। WHO ने बोला है कि गेमिंग, जो गेम में ऑनलाइन गेम खेलते हैं, एक्चुअली वो मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सोशल स्पीयर में नहीं आते, खाली गेम में ही डूबे रहते हैं, और उसके वजह से कुछ भी कर सकते हैं फिर, अगर नहीं खेलने मिला। गेमिंग हो सकता है, फोन एडिक्शन हो सकता है, या कोई किसी को वायलेंस अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल एडिक्शन होते हैं। ठीक है। तो आपने देखा एडिक्शन, और बाद में टूअर कितने दो टाइप्स के बोल सकते हैं एडिक्शन। ठीक है। अभी कॉजेज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज क्या है? ठीक है, ये क्यों होता है, एडोलेसेंस में क्यों होता है? ठीक है। कॉजेज ऑफ सब्सटेंस abuse, substance abuse in adolescence। ठीक है। देखो, पहला है तो क्यूरियोसिटी। आपने देखा एडोलेसेंस स्टेज में, जो मिडल स्टेज है और अर्ली स्टेज है, वहाँ पे क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो जाती है। उस समय हमें देखना बहुत इच्छा है कि बाबा चलो एक बार स्मोक करके देखेंगे, एक बार ड्रिंक लेके देखेंगे, तभी। पीयर प्रेशर, जब आपके दोस्त लोग अच्छे न हो, स्मोकिंग और सिगरेट और अगर ओपियोइड अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपको प्रेशराइज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में रहना है तो करो, तो आप सोचोगे ऐसे मैं करूंगा तो मैं उसके ग्रुप में आ सकता हूँ, या फिर मैं पॉपुलर हो सकता हूँ, ऐसे सोच के हो सकता है पीयर प्रेशर। ठीक है। आइसोलेशन, अगर कोई बच्चा एडोलेसेंट आइसोलेटेड रहता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो सब्सटेंस एब्यूज कर लेता है इन डिप्रेशन। या कैजुअल आउटलुक रहता है पेरेंट्स का, कभी भी पेरेंट्स खुद प्रमोट करते हैं, लाओ बेटा ड्रग्स मार लो एक बार, क्या होगा, स्मोकिंग करके देखो, हमारे साथ ड्रिंक्स करने बैठो, वैसा कर लेते हैं। ठीक है। आउटलुक ऑफ पेरेंट्स, तभी बच्चा एक बार चालू किया तो एडिक्ट हो ही जाता है। ठीक है। और क्या क्या इसके हो सकते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है। कभी एडोलेसेंट स्टेज में क्या होता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, और एज बैरियर के वजह से पेरेंट्स बच्चों को समझ नहीं सकते, और बच्चे पेरेंट्स को समझा नहीं सकते, उसके बाद शेयर नहीं करते, तब उसके वजह से बच्चा कोने में जाके सेपरेटली अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ तो सब्सटेंस एब्यूज में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। चलो अपन देखें कॉजेज ऑफ सब्सटेंस एब्यूज देखें। तो अभी क्या आ सकते हैं मेजर्स? मेजर्स देखो, मेजर्स तो आप सिंपल आपने ओन वर्ड्स पे लिख सकते हो, जो कॉजेस है उसके अगेंस्ट चले जाओ। ठीक है।
फ्रेंडली रिलेशन विथ पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ताकि चाइल्ड शेयर करे, पेरेंट्स बताए उनको क्या हुआ, ड्रग्स एब्यूज से क्या इल इफेक्ट होते हैं, आप कैसे उससे बच सकते हो, उससे अच्छा क्या कर सकते हो। दूसरा, उससे एनर्जी एजुकेशन मिल सकता है टू चिल्ड्रन, हर चीज़ों के बारे में। तीसरा क्या, चैनलाइज दिस एनर्जी, इसकी एनर्जी एडोलेसेंट, क्योंकि आपने देखा बहुत बहुत एनर्जी रहती है उस समय उनको कि कुछ ना कुछ तो करना है, डे ड्रीमिंग चालू होती है। चैनलाइज दिस एनर्जी टूवर्ड्स क्रिएटिव थिंग्स, जैसे उनकी कोई हॉबी रहेगी, स्पोर्ट्स रहेगा, इस चीज़ में उसको इन्वॉल्व रखो, वहाँ पे एनर्जी खर्च करो। ठीक है। बाकी स्कूल का रोल हो सकता है, एनजीओस का रोल हो सकता है, वो छोटे छोटे प्ले वगैरह दिखा के स्टूडेंट्स को, बच्चों को बता सकते हैं कि क्या सच, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो बता सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये सब है। अभी ड्रग एब्यूज के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक, ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज के बारे में देखा क्या हो सकता है, कंज्यूमिंग ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या कंज्यूमिंग अबव द व्हाट इज नेसेसरी। ओके, उसको ड्रग एब्यूज बोल सकते हैं। तो देखो, इसमें ड्रग्स से बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किए, जैसे कैनिबॉइड, बाद में ओपियोइड, ऐसे बहुत सारे। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले करते ओपियोइड। ठीक है। ठीक है, ओपियोइड क्या है। ओके, वो सीएनएस बाइंडिंग एजेंट्स रहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे सीएनएस में, ब्रेन में, ठीक है, न्यूरॉन्स है, उसको बाइंडिंग करने के लिए, रिसेप्टर को बाइंड करने के लिए कुछ ड्रग्स रहते हैं। ठीक है, वो ओपियोइड, अगर रिसेप्टर रहेगा उसको बाइंड करेगा तो उसको कहलाएगा ओपियोइड ड्रग। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है हेरोइन। ठीक है, क्या बाइंड्स टू ओपियोइड रिसेप्टर ऑफ ब्रेन, या सीएनएस बोल सकते हो। एग्जाम्पल क्या दिया, हेरोइन। ठीक है, डाइसिटाइल मॉर्फाइन। क्या इफेक्ट देता है ये, दिस इज डिप्रेसेंट। ओके, अगर आप ओवर एक्टिव हो, मतलब कोई ओवर एक्टिव हो, एंजाइटी ज्यादा है, तो ये खाने के बाद वो डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन या फिर डिप्रेस्ड हो जाता है, शांत हो जाता है। और ये गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, क्योंकि ये इसमें फ्रीली मिलता नहीं है। ठीक है, कोई सर्जिकल में या डॉक्टर्स यूज करते हैं, पर उनको ही क्या बोलते हैं, परमिशन है इस चीज को हैंडल करने के लिए। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, पॉपी प्लांट, पापावर सोमनिफरम। ओके,
ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? कैनाबिनॉइड। ठीक है, कैनाबिनॉइड, आपको एक वर्ड पता रहेगा, कैनाबिस, वो इससे एक्सट्रैक्ट होता है। ये क्या करेगा? इट बाइंड्स टू कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ऑफ पीएनएस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे चरस, गांजा, ठीक है, बाद में भांग। भांग भी एक्चुअली इसका ही डेरिवेटिव है, कैनिबिनॉइड का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, चरस है, बाद में हशीश है, मरीजुआना है। ये सारे सारे पार्ट्स, ठीक है, एक ही प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उस प्लांट का नाम है कैनबिस सटाइवा। कुछ पार्ट, कुछ पार्ट इसके रूट से एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। कुछ ये जो ड्रग्स है, कुछ इसके राइजोम से करते हैं, कुछ लीफ से करते हैं, ठीक है, कुछ लीफ नोड्यूल से करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से वो लोग बनाते हैं। कौन सा? एक ही प्लांट है, कैनबिस सटाइवा। इसका इफेक्ट क्या होता है? इट इज ऑल्सो डिप्रेसेंट। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोकेन। कोकेन एक्सट्रैक्ट वो भी एक प्लांट से ही किए जाते हैं, मतलब प्लांट सोर्स है इसका, कोका प्लांट। कोको, कोका, कोका प्लांट। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है इरिथ्रोजाइलम कोको। इसका इफेक्ट उल्टा है, डिप्रेशन नहीं है। तो इफेक्ट बनाता है हाइपर एक्टिव। आदमी अगर डिप्रेसिव है, उसको अगर हाइपर एक्टिव बनाना है, खुश होना है, तो ये कोकेन से हो जाता है। ठीक है, मतलब जो अगर लेगा तो उसको लगता है कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, कहीं भी सकता हूँ, कोई भी कहीं भी खुद ही मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, उसको ऐसा फील हो जाता है, इफेक्टिव। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये डोपामाइन एक्सट्रीम इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज डोपामाइन इन ब्रेन। अभी देखो, डोपामाइन क्या है? एक न्यूरो हार्मोन है, ठीक है, न्यूरो सिक्रेशन है। तो अगर ये इंक्रीज होता है, आदमी बहुत खुश हो जाता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बिना मतलब की। ठीक है, ये तीसरा ड्रग था। और अभी लास्ट ड्रग है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस अगर लेते हैं तो उनको हेलुसिनेशन हो जाती है। आपने वो गाना देखा बाबा जी की बूटी, उसमें वो उन लोग को उड़ता हुआ चांद, उड़ता हुआ वैन, उड़ती हुई कोई औरत वगैरह ये सब दिखाई देते हैं। ठीक है, वो हेलुसिनोजेंस की वजह से। ठीक है, पर्सन फील हेलुसिनेट।
कौन सा हेलुसिनेशन हो जाते हैं उनको। ठीक है, अभी उसके क्या क्या है, ठीक है, लार्ज दतुरा प्लांट, लाइसर्जिक एसिड, ये कुछ एग्जाम्पल है उसके। ओके, बस अभी एक लास्ट पार्ट बाकी है, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ। तो बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, आपको कॉमन भी पता है। ठीक है, आप रास्ते में भी देखते हो, वैंडलिज्म, लोग कुछ भी तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस चालू हो जाती है। ठीक है, हस्बैंड कभी भी मारता है औरतों को, बच्चों पे हाथ उठाता है। क्यों? क्योंकि उनको दारू पीना है, पैसे नहीं मिलते। उससे क्या होता है? और दूसरा है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है। कभी ज़्यादा ड्रग के वजह से कोमा में भी चले जा सकते हैं। ठीक है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, और क्या 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 हो सकते हैं, क्राइम्स बढ़ सकते हैं। ये बहुत सारे आप रीज़न दे सकते हो। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत स्कोरिंग भी है, और ऊपर से आपको बहुत फ्रीडम भी देता है। आप लिख सकते हो, आपका इनोवेशन मतलब जो भी आइडियाज़ वगैरह आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, खाली आपको याद रखना है यहाँ पे कीवर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी सारे में अभी कंक्लूड कर देता हूँ आज का लेक्चर। थैंक यू।